आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में गोल्डन चाइल्ड, स्केपगोट और लॉस्ट चाइल्ड कौन होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा नार्सिसिज्म से रिलेटेड अवेयरनेस फैले, क्योंकि हमारी इंडिया में नार्सिसिज्म से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें समाज के सामने लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही छुपे हुए लोग होते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक नार्सिसिस्ट की फैमिली में गोल्डन चाइल्ड, स्केपगोट और लॉस्ट चाइल्ड कौन होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक नार्सिसिस्ट कैसे बनता है। तो चलिए एक नार्सिसिस्ट के फ्लैशबैक में चलते हैं। अब नार्सिसिस्ट के चाइल्डहुड में हम पहुंच चुके हैं। एक नार्सिसिस्ट का नार्सिसिस्ट बनने के पीछे रीजन जेनेटिक्स, न्यूरोबायोलॉजी या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में आते हैं जैसे कि बच्चे को जरूरत से ज्यादा एडोर करना, प्यार करना, बिना मतलब का बच्चे हर चीज पे जिद करते हैं, लेकिन वो प्यार के नाते माँ बाप जो है उस बच्चे की हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी कर देते हैं। इस जिद को पूरी करने के चक्कर में पेरेंट्स अक्सर बच्चे को डिसिप्लिन में रखना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को बस एक ही बच्चा है, एक ही औलाद है, तो वो अक्सर यही सोचते हैं हमारा तो एक ही बच्चा है, सब कुछ तो इसी का है, हमने जो भी कमाया है इसी के लिए कमाया है, तो हम इसकी जिद नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, या फिर वो घर का छोटा बच्चा होता है या फिर पहला बच्चा होता है, जिस वजह से ये सब चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का बैड पेरेंटिंग हो जाता है और वो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि वो बड़ा होके कितना चेंज हो जाता है और उसमें किस तरह के गुण आ गए हैं। इनमें अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर इनके पेरेंट्स के तरफ से इनकंसिस्टेंट अटैचमेंट की वजह से भी ये नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसमें ये आता है कि हो सकता है इनकी टॉक्सिक फैमिली में भी कई लड़ाई झगड़े इसने बचपन से ही देखे हो, कहीं मारपीट को देखा हो, हिंसा को देखा हो, जिस वजह से वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता था, कहीं बच्चों से मिल नहीं पाता था। ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। जहां दूसरी ओर इनकंसिस्टेंट अटैचमेंट मतलब पेरेंट्स के द्वारा कभी अटैचमेंट दिखाना और कभी बहुत ज्यादा इग्नोर कर देना अपने बच्चे को। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे प्यार समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी बच्चे पे अपने मूड के हिसाब से प्यार ज्यादा जता दिया जाता है। मान लीजिए घर में थोड़ा माहौल शांत है तो बच्चे पे प्यार लुटाया जा रहा है। अगर बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो बच्चे पे प्यार लुटाया जा रहा है। अगर बच्चे ने बात मान ली है पेरेंट्स की तो बच्चे पे प्यार लुटाया जा रहा है। अगर पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो बच्चों पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया जा रहा है और बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। मतलब बच्चा आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, बिल्कुल उसे हटा दिया जा रहा है, उसके तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा है। तो इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर करते हुए पाके बच्चा अपने आप में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसे सबसे नफरत होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो अपने अंदर के एम्प्टीनेस को छुपाने के लिए बाहर अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है और कहीं ना कहीं उसी में एक मास्क लगा के अपनी एक पहचान अलग दिखाने के लिए, इतना कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए वो ये सारे चीजें अब स्टार्ट कर देता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। कहीं ना कहीं ये उस टाइम से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, तब जाके वो एक बड़ा नार्सिसिस्ट बन जाता है। गोल्डन चाइल्ड। अब चलिए देखते हैं कि गोल्डन चाइल्ड एक नार्सिसिस्ट की फैमिली में कौन होता है। गोल्डन चाइल्ड एक नार्सिसिस्ट की फैमिली में एक फेवरेट बच्चा होता है। अब ये फेवरेट क्यों होता है? फेवरेट कई रीजन से हो सकता है। हो सकता है कि एक नार्सिसिस्ट की फैमिली में गोल्डन चाइल्ड पहला बच्चा हो। ये भी हो सकता है कि ये वो बच्चा है जो 2-3 बेटियों के बाद पैदा होने वाला बेटा है, या फिर उल्टा, बेटों के बाद पैदा होने वाली बेटी। या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी बच्चों के मुकाबले ये जो बच्चा है
काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है एग्ज़ाम में और काफ़ी डिसिप्लिन से रह रहा है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है और बाकी बच्चे एनी टाइम कंप्लेंट्स ही ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल बच्चा उनके लिए होता है। तो इसको ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और कहीं सारे रिसोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें जो है जो इसे मिल रही होती है, बाकी बच्चों को उतना नहीं मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन चाइल्ड कौन होता है। अब देखते हैं कि गोल्डन चाइल्ड का क्या रोल होता है। नार्सिसिस्टिक सप्लाई, कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स जो है इस पे फोर्स करते हैं कि इसे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा होना है या इसका अपीयरेंस कितना अच्छा होना चाहिए। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उस बच्चे को फोर्स किया जाता है। कहीं ना कहीं इसके द्वारा उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत होती है समाज से, इसलिए इस पे इतना जोर डाला जाता है। सेकंड है परफेक्ट पर्सोना। इनके पेरेंट्स द्वारा इतना जोर डाला जाता है कि ये हर चीज में परफेक्ट रहना चाहिए, इनसे कोई गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए और जो पड़ोस के बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहिए और स्कूल से कभी कोई कंप्लेंट भी नहीं लानी चाहिए, घर में भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और डिसिप्लिन से भी रहना चाहिए और बाकी जो इनके भाई बहन हैं उनके मुकाबले ये हमेशा अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स अक्सर उनके साथ कंपेयर करते हैं कि देखो तुम थोड़ा डिफरेंट हो इन बच्चों से, तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है। वो लोग देखो हमेशा कंप्लेंट लाते हैं, तुम ही एक अच्छे हो तो तुम्हें संभल के रहना होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे जोर डाला जाता है। थर्ड है कंट्रोलिंग। पेरेंट्स अक्सर इन बच्चों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि उसे बाहर खेलना पसंद है, लेकिन वो अक्सर यही बताएंगे कि नहीं, तुम्हें अगर इनके जैसे बनना है तो तुम खेल सकते हो, लेकिन अगर इनके जैसे नहीं बनना है तो घर पर बैठ के तुम्हें सीरियसली स्टडीज करना पड़ेगा। हो सकता है एक लौता बेटा हो 2-3 बेटियों के बाद, तो उसे अक्सर चाइल्डहुड से डराया जाता है कि तुम इकलौते बेटे हो तो तुम रास्ते पे जाओगे तो पता नहीं गाड़ियां घूमती रहती है तो क्या हो जाएगा, हम तो घर पे रहते हैं। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, तुम ये मत खाओ, तुम ये खाओगे तो जुकाम हो जाएगा, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है पेरेंट्स का, इस वजह से भी उन पे असर होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द गोल्डन चाइल्ड। फर्स्ट है कंडीशनल लव। जिस बच्चे ने बचपन से एक ही चीज देखी है कि यदि मैं स्कोर अच्छा कर पा रहा हूं तो मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ भी करते हैं और मुझे इसके बदले में गिफ्ट्स भी देते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले, यानी मैं परफेक्ट दिखाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती ही है। अब उसकी नजर में प्यार का मतलब यही होता है। प्यार मतलब परफॉर्मेंस या फिर परफेक्शन। अब इन्हीं दो चीजों पे प्यार टिका हुआ है। या फिर कंट्रोलिंग, माँ बाप कंट्रोल कर रहे थे, बेटा तुम बाहर जाओगे साइकिल से कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, बेटा तुम ये खाओगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये एक कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। अगर एक ही एक बेटा हो, एक ही एक बेटी हो और पेरेंट्स को डर लगा रहता है, ये कंट्रोलिंग ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तीन चीजों को वो प्यार मान बैठते हैं, जो बड़े होने के बाद वो अपने वाइफ पे या फिर वाइफ अपने हस्बैंड पे अप्लाई करती है। सेकेंड है नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज। बचपन से उसने नार्सिसिस्टिक फैमिली से जो कुछ भी सीखा है वो सारे गुण वो अडॉप्ट कर लेता है। अब उसमें लैक ऑफ एम्पैथी है और कहीं ना कहीं एरोगेंस कूट कूट के भरा होता है। अब वो बड़ा होके एक नार्सिसिस्ट ही बन जाता है। थर्ड है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि खुद की आइडेंटिटी अब वो खो चुके हैं, क्योंकि बचपन से वो अपने पेरेंट्स ने जो कहा बस उसी पे खरा उतरने के लिए हर चीज करते आया। अब उसे खुद को नहीं पता कि वो है क्या, वो चाहता क्या है, तो वो ही स्ट्रगल करते रहता है लाइफ में। इसीलिए वो कॉपी भी करता है, मिररिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिररिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि वो अपने पार्टनर की मिररिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी खुद की आइडेंटिटी उनमें होती नहीं है। बचपन से ही उन्हें ये सिखाया गया कि हम जैसा कह रहे हैं वैसे तुम्हें करना है। इसलिए इस चीज को आप लोग भी ध्यान में रखिए कि अपने बच्चों पे इतना भी मत स्ट्रेस दीजिए कि हम जो कह रहे हैं बस वही तुम्हें करना है, और ये चीज जो है कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चली जाती है, वो खुद के दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं। तो इस चीज का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ है एंजाइटी एंड गिल्ट। कहीं ना कहीं इन लोगों को इतना डर लगा रहता है कि हम कहाँ अपना स्टेटस खो देंगे,
कहाँ हमसे कुछ गलती हो जाएंगी, हमारा नाम चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही समाज के प्रिय होते हैं। इज्जत इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं इन्हें समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत चाहिए होती है। ये इसी चीज़ के भूखे होते हैं कि समाज में कौन इनकी तारीफ कर रहा है, कौन वाहवाही कर रहे हैं। इसी चीज़ के चलते अगर वो गलतियां भी करते हैं तो मुखौटा पहन के करते हैं, मतलब घर में वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और बाहर जाते ही अपना मुखौटा फिर पहन लेंगे, फिर लोगों के सामने एक सज्जन पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे कि लोग उन्हें पहचाने ही नहीं। तो इस चक्कर में ये डबल गेम खेलने के चक्कर में दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। और ये वही गोल्डन चाइल्ड होते हैं जो बड़े हो जाने के बाद एक नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि स्केपगोट कौन होते हैं। स्केपगोट एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में कौन होता है? हो सकता है स्केपगोट उस नार्सिसिस्टिक फैमिली का पहला बच्चा हो। अब ये नार्सिसिस्टिक फैमिली एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सारा फ्रस्ट्रेशन इस बच्चे पे निकालते हैं, क्योंकि इसे थोड़ी समझ है, इसी पे सारा गुस्सा निकाल दिया जाता है अपने आप को शांत करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी एक गोल्डन चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो उस फैमिली में। वो गोल्डन चाइल्ड के कंपैरिजन में इसको देखा जाता है, ये पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन में भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल से एनी टाइम कंप्लेंट आ रही है उसकी, या फिर उसके लुक्स अच्छे नहीं है, उसे कैसा रहना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में कंपैरिजन की वजह से उस पर फ्रस्ट्रेशन भी निकाला जाता है और उसको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। स्केपगोट एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में इतनी बुरी तरीके से फंसता है कि कहीं ना कहीं इसकी नार्सिसिस्टिक फैमिली अपने सारे फॉल्ट्स, अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने फेल्यूअर्स सब इसी पे डालते हैं, इसी पे पूरा थोप देते हैं, मतलब सारा गुस्सा इसी पे निकालते हैं कि क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की होती है, क्योंकि इसने इतना अच्छा डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया होता है। अब कहीं ना कहीं ये सारा गुस्सा निकालना होता है तो यही मिल जाता है, तो इस पे पूरा थोप देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि की रोल ऑफ द स्केपगोट इन द नार्सिसिस्टिक फैमिली। फर्स्ट है ब्लेमिंग। नार्सिसिस्टिक फैमिली अक्सर आपस की लड़ाई में अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने नेगेटिव बिहेवियर को एक स्केपगोट पे अपने पूरा ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम ना होते तो ऐसा नहीं होता, हम लोग अपनी जिंदगी जी लिए होते। तो कहीं ना कहीं सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा इस पे ब्लेम शिफ्ट करके एक स्केपगोट पे डाल दिया जाता है। सेकेंड है कंट्रोलिंग। नार्सिसिस्टिक फैमिली पूरी कोशिश करती है कि इस स्केपगोट को भी पूरा पूरा कंट्रोल कर सके, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि उसे वो बिहेवियर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है। वो गोल्डन चाइल्ड की तरह नहीं होता है। गोल्डन चाइल्ड कहीं ना कहीं अपने नार्सिसिस्टिक फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और उनके वैलिडेशन के लिए ही जिंदगी जीता है। बट स्केपगोट अक्सर इग्नोर किया जाने की वजह से उसे एक एम्पैथी भी समझ में आती है और सही गलत की भी पहचान होती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर को ये डिनाई करने की वजह से कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा नफरत भी की जाती है फैमिली में। और कहीं ना कहीं ये स्केपगोट अक्सर अपने स्कूल से कंप्लेंट्स भी लाता है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा होता है, या दूसरे बच्चों पे हाथ उठा रहा होता है, गाली गलौज कर रहा होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्कोर नहीं कर रहा है अच्छा, बुक्स कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी पेरेंट्स इस पे अक्सर नाराज रहते हैं। थर्ड है द एंटी गोल्डन चाइल्ड। जहां एक गोल्डन चाइल्ड को पूरा पूरा अटेंशन दिया जा रहा है उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट के द्वारा, वहीं दूसरी ओर स्केपगोट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो स्केपगोट उस गोल्डन चाइल्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स ला रहा है, कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस पर ब्लेम किया जा रहा है और शेम में डाला जा रहा है, गिल्ट में डाला जा रहा है। अब ये जो स्केपगोट होता है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे प्यार की कमी महसूस होती है। अब उसे अपने पेरेंट्स से नफरत भी होने लगती है। जहां एक गोल्डन चाइल्ड को पूरा अटेंशन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक स्केपगोट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट की तरफ से। अब ये स्केपगोट इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, इसे प्यार की बहुत कमी महसूस होती है क्योंकि इसे किसी का अटेंशन भी नहीं मिलता है। तो ये एक लाइफ होती है स्केपगोट की, जो एक सच्चाई बोलने का पूरा पूरा एक जज्बा रखता है। जब कभी भी उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट लड़ाई झगड़ा करते हैं या कुछ भी ऐसी बात बोल देते हैं,
तो वो आगे चलकर उन लोगों को पॉइंट आउट करके तुम ये गलती कर रहे हो ये बोलने का एक हिम्मत रखता है, जो कि एक गोल्डन चाइल्ड नहीं रखता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है एक स्पेशल जो दर्जा मैंने पाया है इनकी नजरों में, कहाँ मैं उस चीज को खो दूंगा। लेकिन स्केपगोट जानता है वैसे भी तो मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक करते नहीं है, मुझे अटेंशन देते नहीं है, तो फिर मैं सच्चाई ही बोलूंगा। और ये वही स्केपगोट है जो बड़ा होके एक एम्पैथ बन जाता है, बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस भरे पड़े होते हैं, बहुत एम्पैथी होती है और सही गलत की पहचान होती है। और ये यही सोचता है कि जो गलती मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए की है तो मैं कहीं अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करूं, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे प्यार के साथ उनके साथ बिहेव करूं। तो ये डिफरेंस एक स्केपगोट और एक गोल्डन चाइल्ड में देखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉस्ट चाइल्ड, एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में लॉस्ट चाइल्ड कौन होता है। लॉस्ट चाइल्ड अक्सर वो बच्चा होता है जिसे पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के द्वारा। कहीं ना कहीं फैमिली में 2 बच्चे ऑलरेडी थे, तीसरा बच्चा जरूरी नहीं था, फिर भी 2 3 4 बच्चे पैदा कर दिए। अब वो जो बच्चे हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी एक बेटा भी है, बेटी भी है, अब उसके बाद फिर बेटी बेटा कोई भी होते हैं, तो उनको उतना अटेंशन नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग टॉक्सिक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ये दोनों आपस में ही लड़ने में इतने व्यस्त होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाते। तो ये लोगों की फैमिली में 3 बच्चे तो होने भी नहीं चाहिए, बट वो तीसरा बच्चा चौथा बच्चा भी करके उनको लॉस्ट चाइल्ड बना देते हैं। उनकी तरफ केयर भी नहीं किया जाता है, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। वो कभी पढ़ रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, वो किस हाल में होते हैं, इन्हें उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग अपने इसमें बिजी होते हैं। मान लीजिए एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट में एक हस्बैंड यदि नार्सिसिस्ट होता है, उसने अपने पार्टनर के माइंड को इस कदर ब्लॉक कर दिया होता है, वो अपने माइंड में कुछ भी नए थॉट्स, नए आइडियाज, नई क्रिएटिविटी या अपने बच्चों पे भी ध्यान किस तरह देना चाहिए, किस तरह पेरेंटिंग करना चाहिए, ये तक के वो भूल जाती है। क्योंकि एनी टाइम वो अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर से किस तरह ट्रीट करना चाहिए, किस तरह उसके साथ बिहेव करना चाहिए, ये उसी चीज में उलझी रहती है। तो इस वजह से एक नार्सिसिस्टिक फैमिली इस कदर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हर टाइम वो अपने ट्रॉमा में जी रही होती है, कहीं ना कहीं उसे इतने दुख दिए जाते हैं। एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में, मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ पार्टनर ही नार्सिसिस्ट नहीं होता है, पूरी फैमिली टॉक्सिक होती है, इन लॉज भी टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उस वजह से वो अब हमेशा डर से ही जीती रहती है, हमेशा उसको इसी बात का डर लगा रहता है कि अब वो आ जाएगा, अभी कुछ बोल देगा, किस बात पे लड़ाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फैमिली में ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो उन पे ध्यान देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर तीसरा या चौथा बच्चा अगर इस फैमिली में होता है तो वो तो लॉस्ट चाइल्ड ही होता है, उन पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं है या बहुत कम ध्यान जाता है। ऐसे फैमिली में अगर 2 बच्चे भी होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके तरफ भी ध्यान देना एक एम्पैथ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो है अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर पे डाल देता है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसकी स्टडीज से रिलेटेड हो या पेरेंट टीचर मीटिंग से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं है। हो सकता है वो अर्निंग कर रहा हो, एक अच्छे जॉब पे हो, अच्छी पोस्ट पे हो, बस उसको उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। हर चीज के लिए वो अपने पार्टनर पे ही डिपेंड होता है, डिपेंड रहने के बावजूद भी उसी को ही सुनाता है बातें। तो ऐसे सिचुएशन में यदि 2 से ज्यादा बच्चे हो तो वो लॉस्ट चाइल्ड ही कहलाए जाएंगे। हाँ, यदि तीसरा या चौथा बच्चा वो अगर एक यूनिक हो, मतलब हो सकता है कि 2 बच्चे ऑलरेडी पहले बेटी पैदा हो या तीसरा बच्चा बेटा पैदा हुआ, तो वो हो सकता है गोल्डन चाइल्ड हो। जरूरी नहीं है कि तीसरा या चौथा बच्चा ही लॉस्ट चाइल्ड होता है, लॉस्ट चाइल्ड कोई भी हो सकता है। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब वो बच्चा जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है एक फैमिली में।
लॉस्ट चाइल्ड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है परिवार का वो बच्चा जिसके पैदा होने, जिसके रहने या ना रहने से भी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो कुछ कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, क्या कैसे जी रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, क्या खा रहा है, इस पे उन लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा होता है। वो उस बच्चे पे इमोशंस खर्च भी नहीं कर रहे होते हैं। वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक तरह से नहीं निभा रहे होते हैं। अब लॉस्ट चाइल्ड को इग्नोर करने की वजह से वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉस्ट चाइल्ड पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक भी निकले, लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि उसे बिल्कुल ध्यान न देने की वजह से पढ़ाई में भी ये लोग कच्चे निकलते हैं। तो हर हर चीज में इन्हें इग्नोर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉस्ट चाइल्ड, ये अक्सर शाय होते हैं, शांत होते हैं, और हो सकता है ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उस बच्चे को तो वो भूल चुके होते हैं। अब उस बच्चे को अपने आप में एंगेज होने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसे हॉबीज में एंगेज हो जाता है। हो सकता है उसे गार्डनिंग अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो वो उसी चीज में अपने हैप्पीनेस को मनाने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसे तो उसकी फैमिली भूल चुकी होती है। सेकेंड, रोल इन द फैमिली। अक्सर ये लॉस्ट चाइल्ड जो है शांत स्वभाव का होने की वजह से और बहुत ही सिंपल होने की वजह से इसे एक मोहरा बना दिया जाता है। अपने हर काम इसको बता के पूरे कर लिए जाते। हो सकता है वो अगर बेटी है तो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उसे कुकिंग करने के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि वो पढ़ाई में भी अगर मान लीजिए अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो ये सोचे कि चलो बला टल जाएंगी, इसको कुकिंग सिखा देंगे, आगे चल के इसकी शादी करा देंगे, बला टल जाएंगी। हो सकता है अगर वो बेटा है तो उसे एनी टाइम दुकान में उसी को भेजा जाएगा, बेटे तुम दुकान जाओ, ये भी नहीं सुनता है, इसे तो पढ़ाई करनी होती है और ये तो नालायक सुनता ही नहीं, जो मतलब स्केप गोट है, वो अगर सुन नहीं रहा होता है तो उसकी भी बुराई की जाती है। और अगर गोल्डन चाइल्ड है तो उसकी तारीफ की जाती है, देखो ये पढ़ाई कर रहा है, तुम इसकी साइड से लो, अगर तुम ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा बनोगे, या फिर इसकी तरह करोगे तो कंप्लेंट्स लाया करोगे। ये थोड़ा सा डल होते हैं, अक्सर देखा जाता है लॉस्ट चाइल्ड डल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर लॉस्ट चाइल्ड डल होता है। ये भी हो सकता है कि उनमें अपनी कोई हॉबीज़ है, लेकिन वो जो है फैमिली में किसी का साइड नहीं लेते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, और वो इसी तरह जीना पसंद करते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है लॉस्ट चाइल्ड में अक्सर कुकिंग करने की हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग करने की हॉबी हो सकती है, ड्राइंग करने की हॉबी हो सकती है। वो अपने हॉबीज को ज़्यादा टाइम देते हैं लॉस्ट चाइल्ड जो होते हैं, क्योंकि उसको इग्नोर करते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने इंटरेस्ट के ज़रिए अपने आप को मतलब एंगेज करूँगा तो अपने हैप्पीनेस को बरकरार रख सकता हूँ। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है लॉस्ट चाइल्ड पे? अब लॉस्ट चाइल्ड को पता है उसकी फैमिली जो है उसके तरफ बहुत इग्नोर करती है, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर होता है घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट चाइल्ड जो है एनी टाइम डर में रहता है और वो बोल भी नहीं पाता है। उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है एक लॉस्ट चाइल्ड में। वो जहाँ बाहर कहीं खेलने भी जा रहा होता है या जा रही होती है, तो उसे इस बात का अक्सर डर होता है कि उनके सामने अगर मैं गलत बिहेव करूंगी तो वो मुझे क्या बोलेंगे, मुझ पे हंसेंगे, या फिर इनके घर में जो कुछ भी चल रहा होता है, हो सकता है कि कहीं वो बात ये बच्चे ना बोल दे, जिस वजह से उसको थोड़ा सा शर्म भी आने लगती है। तो लॉस्ट चाइल्ड में अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है। कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो हो भी सकता है, बट अक्सर लॉस्ट चाइल्ड में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से, एनी टाइम सोचने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए हमेशा महसूस होते हैं लॉस्ट चाइल्ड जो है, और इंस्टेंटली कैसे जवाब देना चाहिए किसी भी बात का, शायद वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू गोल्डन चाइल्ड या स्केपगोट वो थोड़ा कम दे पाते हैं। एक लॉस्ट चाइल्ड के लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या होता है? मैं यहाँ सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म एक लॉस्ट चाइल्ड के बारे में ही क्यों कह रही हूँ, क्यों स्केपगोट या गोल्डन चाइल्ड के बारे में क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देखा है लाइफ में कि जो लॉस्ट चाइल्ड होता है, इनका कॉन्फिडेंस धीरे 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 इस कदर घट जाता है
तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कई बार ये देखा जाता है इनके स्टडीज में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है इनका स्टडी आगे जाके, या फिर कॉन्फिडेंस में इतना कमी आ जाता है कि किसी सामने वाले से कैसे बातें करना चाहिए, उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये वो नहीं सीख पाते हैं। सिर्फ अपनी ही एक डे ड्रीमिंग दुनिया में खोए रहते हैं, और उनको उस कदर मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है उस कदर। कहीं ना कहीं ये कमी उनमें पाई जाती है। तो उनके लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म ये है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। वो खुद तो एक बच्चा है, वो नहीं समझ पाता है, लेकिन उनके जो कोई भी बड़े हैं वो जान रहे हैं कि उनकी फैमिली एक नार्सिसिस्टिक फैमिली है। तो उस फैमिली से इस लॉस्ट चाइल्ड को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ उसके लिए हेल्प करे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते ये सब चीजें। लेकिन जो कोई भी उनके फैमिली के बड़े होते हैं, कोई अदर मेंबर्स होते हैं जो जान रहे हैं कि उनकी फैमिली एक नार्सिसिस्टिक फैमिली है, उनके घर में कुछ ऐसे हरकतें होती है, एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट होता है, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो उन सारे बच्चों को उनसे प्रोटेक्ट करे। रिश्तेदार, लाइफ में हम रिश्तेदार, रिश्ते नातों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कुछ करते हैं? ये बात आपको जानना ज़रूरी है। एनी टाइम उन्हें खाने पे इनवाइट करते हो, फैमिली फंक्शंस में इनवाइट करते हो, नहीं तो कभी कोई फेस्टिवल्स में एक दूसरे के घर जाते हो, सब कुछ होता है, लेकिन क्या आपकी मुसीबत में वो काम आ रहे होते हैं? तो फिर ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? जब आप मुसीबत में थे, जब चाइल्डहुड में ये सब चल रहा था आपकी फैमिली में, तब क्या आपके कोई भी रिश्तेदार आके आपको इस टॉक्सिसिटी से दूर करने के लिए, इस फैमिली से दूर करने के लिए उन्होंने कोई मदद की थी? ये सब अगर वो करते तो आपकी लाइफ इस कदर बर्बाद नहीं होती। हर कोई जानता है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी मदद करना नहीं चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीना सीखो, खुद को हैप्पी रखो और अपने साथ साथ दूसरों को भी हैप्पी रखो। लेकिन अगर बार बार तुम्हें दूसरों के लिए झुकना पड़ रहा है तो झुकना नहीं चाहिए। इसलिए एक चीज कहना चाहूंगी, यदि खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पे फोकस करो, खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करो, क्योंकि हम ही हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा? हमारे हैप्पीनेस के लिए कोई और पर्सन आके बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालने वाले हैं। चाइल्डहुड से तो तुम्हें इतनी अच्छी सीख मिली है कि जब तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चल रहा था। ये समझ जाइए, जब तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चल रहा था। तो फिर अब तुम्हारा वक्त बदल गया है, तो फिर तुम्हें भी बदलना होगा। अगर तुमने ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स को भी साथ में ले लिया तो भी तुम्हारी लाइफ खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें इन्होंने मदद की नहीं है। अगर तुम्हारे रिलेटिव्स चाहते तो चाइल्डहुड में ही तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल के एक अच्छे माहौल में रख के तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर घर की कहानी है। हम किसी से भी हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। अगर हमारी लाइफ खराब है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले की लाइफ बहुत अच्छी है। ये भी बात ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बाहर से हर कोई हैप्पी ही दिखता है, लेकिन हर घर की कहानी ये है कि कुछ न कुछ बात तो हर घर में होती ही है। हर कोई हैप्पी फेसेस जो हैप्पी दिख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हैप्पी है अंदर से, मतलब हो सकता है वो भी दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते यहाँ। लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि जो चीज मतलब बचपन में तुमने देखा कि किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तुम खुद ही स्ट्रगल करते करते आज इस लेवल पे पहुंचे हो, तो अब तुम्हें अब सीख ले लेनी चाहिए कि जिंदगी में खुद पे फोकस करके, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करके हमें आगे बढ़ना होता है। हाँ, आप यदि दूसरों की मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी दूसरों पे ट्रस्ट मत करो कि जिसकी वजह से तुम्हारा घर टूटने पे आए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक गोल्डन चाइल्ड, स्केपगोट और लॉस्ट चाइल्ड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और मैं चाहूंगी कि आप इन तीनों में से अपने आप को क्या मानते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके मुझे बताएंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आप दूसरों को कुछ गाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो और यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।